सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा और बैंकिंग। थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा, लेकिन इस टॉपिक के माध्यम से आपके सभी छोटे मोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वह टॉपिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें और समझें। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और कमियां क्या हैं। वस्तु और विनिमय, जब किसी एक वस्तु का विनिमय हम प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु से करें, वही वस्तु विनिमय होता है। लेमन भाषा में समझ लीजिए, मैं उस प्रणाली को वस्तु विनिमय कह सकता हूँ जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से ही करें। अगर आप चावल खरीदना चाहते हैं और आपके पास गेहूँ है, तो आप 1 कुंतल चावल गेहूँ दे करके चावल ले लें उससे, ये वस्तु विनिमय है। या आपके पास गेहूँ है लेकिन आप एक दरवाज़ा लेना चाहते हैं बड़ाई से, तो आप उससे कहें कि भैया हम 1 कुंतल आपको दे रहे हैं गेहूँ, आप मुझे एक दरवाज़ा बना कर दे दो। तो पहले जो होता था वस्तु विनिमय इस प्रकार से होता था, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी थीं। कमियाँ क्या थी? मानो आपने गेहूँ दे दिया उसको, और गेहूँ देने के बाद आपकी लागत पड़ गई ज़्यादा और दरवाजे का मूल था कम, तो वही चीज़ें आप क्या हो गई, नुकसान में हो गई कि हाँ भाई अब तो ये उनको नुकसान हो गया। तो इस प्रकार की छोटी मोटी कमियाँ हुआ करती थी। समझ के वस्तु विनिमय में क्या है? मूल संचय का अभाव। इसमें क्या होता था? मूल संचय वस्तु के रूप में होता था, वस्तु के मूल में होता था, परंतु मूल की वस्तुओं के रूप में संचित करने में हमको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे वस्तु को आप रखेंगे तो उसका मूल ह्रास होने लगता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए मूल्यों का संचय करना चाहता है। क्या वो संचय करेगा? ऐसा हो सकता है? क्या वह अपने बेटी की शादी करनी है, क्या वह अपने बारातियों और जनातियों के लिए क्या भोजन बना के रख लेगा? ख़राब नहीं हो जाएगा? क्या फर्नीचर खरीद के रख लेगा? नहीं हो पाता ऐसे ना। वस्तु के मूल्यों में भी अंतर आता है, क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और मूल की वस्तुओं के रूप में संचित करने में अधिक स्थान की आवश्यकता भी पड़ती है। मानो आप कहना चाहते हैं कि आप सोना तो खरीद के रख सकते हैं, सोना जेवर, भैया जेवर ही रख सकते हैं ना, और जेवर रख लेंगे तो एक जगह चाहिए रखने के लिए, फिर एक रखवाली चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब स्थगित भुगतान के मानक अभाव क्या है? वस्तु विनिमय व्यवस्था में क्या होता था? वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाइयाँ होती हैं। इस प्रणाली में ऐसी कोई इकाई नहीं थी जिससे स्थगित भविष्य भुगतान के मानक रूप में हम उसका उपयोग कर सकें। वस्तुओं के भावी भुगतानों का वस्तु के रूप में भुगतान किया जाए तो कठिनाइयाँ तो उत्पन्न होंगी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर विवाद भी हो सकता है। मानो कहते कि नहीं, हमने तो गेहूँ बहुत अच्छे दिए थे, आपने जो गेहूँ दिए तो उतने अच्छे नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। असहमति हो सकती है। अनुबंध के अवधि के दौरान वस्तुओं के अपने मूल मान में उतार चढ़ाव का जोखिम भी हो सकता है। एक को लाभ है, दूसरे को हानि भी हो सकता है। जिस प्रकार की संभावनाएं बनी रहती थी। समझिए बात को। किसी व्यक्ति ने क्या किया, 10 वर्ष के लिए अपना रथ किसी को और को दे दिया, राम ने श्याम को दे दिया, और जब 10 वर्ष बाद वो राम का रथ नहीं वापस कर सका तो पुराना हो गया। अब वो कहता है कि हमको नया रथ ही चाहिए, तो भैया नया रथ कैसे मिल पाएगा? तो पुराना हो गया। कहता वही गुणवत्ता वाला चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो समस्याएँ थी वो हमको उसमें देखने को मिलती थी। समान लेखा इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल जानने के लिए और तुलना करने के लिए कोई समान मापक नहीं था। यदि कोई व्यक्ति गेहूं का लेन देन करना चाहता है तो उससे गेहूं का मूल्य कपड़े के रूप में 1 किलो गेहूं, 1 मीटर कपड़ा, दूध के रूप में 1 किलो गेहूं, 2 लीटर दूध आदि बाजार में उपलब्ध हर वस्तु के पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। ये बहुत ही कठिन कार्य था। ये सब परेशानियाँ थीं वस्तु विनिमय में। निम्नलिखित कमियाँ क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियाँ क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, क्योंकि वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति की जो आवश्यकता थी दूसरे व्यक्ति के पास हो, जो दूसरा व्यक्ति चाहता है वो पहले के पास हो,
तो मतलब मैं चाहता हूँ आपके पास ये सामान हो और आपका सामान मुझ मेरे पास भी हो, तो हम दोनों लोग आपस में लेन देन कर लें, वस्तु विनिमय कर लें, तब तो ये सब चीज़ें होती थी। तो इसी प्रकार का दोहरा संयोग नहीं हो पाता था। उदाहरण के लिए किसी के पास जूता है तो उसके बदले में गेहूं के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से जो विनिमय था वो संभव होने में उसको प्रॉब्लम होती थी। अन्य कठिनाइयाँ क्या थी? सिर्फ वस्तु विनिमय में ऐसी वस्तु को लेने देने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी जिनका विभाजन नहीं कर सकते आप, या अपविभाजन नहीं हो सकता। माना आपने एक बैल है, 100 किलो गेहूँ है, और बैल का मालिक केवल 50 किलो गेहूँ चाहता है, क्या आधा बैल दे देंगे आप? नहीं दे सकते। तो ये सब छोटी छोटी जो थी परेशानियाँ ये होती थी। इस प्रकार से जो वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो वह अपने धन को दूसरे स्थान पर ले जाने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे कोई अपने खेत को दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। अब वो चाहता है कि भैया हम यहाँ पे बसे हैं, हमारा खेत यहाँ पर है और हम दूसरी जगह चले जाएं, अपना खेत उठा ले जाएं और कोई दे दे, तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार की जो अन्य कठिनाइयाँ थी वस्तु विनिमय प्रणाली में ये थी। समझिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं और मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है। मुद्रा के 4 कार्य चाल हैं: माध्यम, मापक, मानक, भंडार। माध्यम, मापक, मानक, भंडार। और मुद्रा के 2 कार्यों में बांटते हैं: विनिमय का माध्यम, मूल की इकाई, ये प्राथमिक कार्य है। गौड़ कार्य क्या है? स्थगित भुगतानों का मान, मूल का संचय, मूल का हस्तांतरण। अब विनिमय का माध्यम क्या है? मुद्रा, यह मुद्रा का सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के इस कार्य ने क्रय और विक्रय की इस क्रिया को एक दूसरे से भिन्न कर दिया है। क्रय और विक्रय की क्रिया को एक दूसरे से भिन्न कर दिया है। आज का समय सभी अर्थव्यवस्थाएं, मौद्रिक अर्थव्यवस्थाएं हमारी, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव है। कौन संयोग का अभाव है? दोहरे संयोग का अभाव है। हम इसे मुद्रा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। यदि एक वस्तु के विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो चावल विक्रेता से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो बदले में वस्तु चाहता है वह वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और उसी मुद्रा से वह चावल खरीद लेगा। तो इससे मुद्रा आने से दोहरे संयोग के जो अभाव की कमी सदा दूर हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे नहीं सोचना पड़ेगा भैया के पास चावल है कि नहीं है, हमें तो अभी वस्तु हम बेचते हैं, कैसे लेन देन करें, कैसे विनिमय करें, कैसे अदला बदली करें, तो ये चीज़ें नहीं हुई। अब मुद्रा के इसी कारण मुद्रा को सामान्यकृत क्रय शक्ति कहा जाता है। समझिए दोस्तों। अब मूल की इकाई देखिए। मुद्रा का लेखा की इकाई कार्य को मूल्य मान का मापक भी कहा जाता है। अब मुद्रा के इस कार्य का अर्थ है कि जिस प्रकार प्रत्येक चर को मापने की इकाई होती है, वजन को किलो में मापते हैं, कद को सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं या फुट में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा में मापा जाता है। इसे मापा जाता है, मुद्रा में मापा जाता है। अतः मुद्रा मूल्य की मापक इकाई का कार्य करती है। क्या करती है मुद्रा? मूल्य की मापक इकाई का कार्य करती है, वही मुद्रा है। यदि आपसे कोई पूछे इस पर्स का मूल्य क्या है, इस पेन का मूल्य क्या है, इस लैपटॉप का मूल्य क्या है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक पर्स, एक लैपटॉप 5 किलो चावल के बराबर, 10 किलो घी के बराबर, नहीं। अतः मुद्रा लेखा की इकाई का कार्य करती है और वस्तु विनिमय प्रणाली में समान मूल मापक लेखा की इकाई का अभाव मुद्रा नहीं दूर किया है। स्थगित भुगतान का मान क्या है? आज स्थगित भुगतान वे भुगतान हैं जो भविष्य में किसी समय भुगतान किए जाते हैं, क्योंकि मुद्रा का मूल्य जो है अर्थात उसकी क्रय शक्ति सामान्यतः अपरिवर्तित रहती है। हमेशा एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक लेन देन में साख और उधार का बहुत महत्व होता है। आज स्थगित भुगतान, भविष्य भुगतान मुद्रा में ही संभव होते हैं, क्योंकि एक तो मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है और इससे मुद्रा का विनिमय का माध्यम काल उसे सामान्यकृत क्रय शक्ति प्रदान करता है। मुद्रा का उपयोग भविष्य भुगतानों से संबंधित खतरे को भी कम कर देता है।
आज के समय में मुद्रा के कारण ही इतने दीर्घकालीन समझौते हो पाते हैं। अब मुद्रा का संचय कैसे करते हैं? जब भी कोई व्यक्ति अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मूल्य का संचय करना चाहता है तो केवल वह मुद्रा के रूप में ही संचय कर सकता है। आप अपने बैंक में ही पैसे डाल सकते हैं। और क्या कर लेंगे आप बताइए? आपको कोई प्लाट खरीदना है, यहाँ से लेके वहाँ तक, आप गांव में 10 प्लाट खरीद के आप उठा ले जाएंगे? नहीं ना, आप अपने प्लाट को बेचेंगे गांव वाले, तब शहर में खरीदेंगे, मूल्य इकट्ठा करेंगे, तभी तो हो पाएगा। अगर वहाँ लेना चाहते हैं तो यही बात है। तो मुद्रा की जो कह सकती है अन्य वस्तुओं की तुलना में अपरिवर्तित रहती है। अगर आज भैया इंडिया में है, आप डॉलर और भारत के रुपीज़ को मत तोलिए आपस में, इंडिया रुपीज़ इंडिया में ही तोलिए। अगर 500 रुपये के नोट की वैल्यू 500 रुपये है और 10 साल बाद या 6 साल बाद आप देखेंगे तो 500 रुपये के नोट की वैल्यू 499 नहीं हो जाएगी, 500 का 500 में ही काउंट होगा। मुद्रा को कीड़ा दीमक नहीं लगता। आप मुद्दा को अपने पैसे कहीं भी रखिए, लगता है कुछ खराब हुए, लोग तो गाड़ देते थे, कुछ नहीं होता। मट्टी में रखे कहीं नष्ट नहीं होते। कितना आसान है आपको संचय करना। संचय मतलब स्वच्छ रखना, अपने पैसे इकट्ठा करना। अरे नहीं रखोगे, वैसे तो ATM तो ले लिया आजकल, नहीं ATM लेना चाहते हो, चेकबुक भी कुछ नहीं लेना चाहते हो, बैंक पैसा जमा है नहीं, वो भी करना चाहते हो यार, तो आप घर में रख लिए छोटे से बैग में 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 करोड़ रुपये, कहाँ पता चलते हैं। लोग नोटबंदी में कितने लोगों ने संचय कर रखा था पैसे का, बैग उस लोगों के बिस्तरों में निकले थे। कितना सादा संचय कर रखा था। मुद्रा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। आप अपनी बेटी की शादी करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है फ्री का, आपने कहा जाओ अंशु बेटी के लिए चाट, सब्जी हो, ये सब सामान कपड़ा लत्ता सब जाओ खरीद के ले आओ, मुझे पैसे दे दिए, मैं चला गया, लेके आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार से संचय मूल्य का इतना इम्पोर्टेंट है मुद्रा का। अब मुद्रा का हस्तांतरण क्या होता है? मुद्रा के कारण कि मूल्य का हस्तांतरण आसान हो गया है। यदि आपको यहाँ से कनाडा पैसे भेजने हैं, कनाडा से यहाँ से पैसे लेने, तो कितना आसान है, आसानी से आ जाते हैं। बैंक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यही कारण है क्या संपूर्ण विश्व एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहत लेन देन कर पा रहा है। मुद्रा आने से कितना हुआ, विनिमय प्रणाली कमियाँ करती, और मुद्रा का जो कार्य इस कमी को दूर कर रहा है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य की इकाई का अभाव, स्थगित भुगतानों के मापक का अभाव, मूल्य के संचयन का अभाव, हस्तांतरण में कठिनाइयाँ। अब मुद्रा का वह का जो इस कमी को दूर कर रहा है, विनिमय का माध्यम, लेखा मूल्य की समान मापक इकाई, मुद्रा स्थगित भुगतानों के मापक के रूप में, मूल्य का संचयन मुद्रा के रूप में, और मूल्य के हस्तांतरण के कारण। इसी प्रकार मुद्रा का प्रत्येक का वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कमी को भी दूर कर रहा है। सन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग किसी निर्धारित समय अवधि में सन व्यवहार मूल्य से किस प्रकार संबंधित होता है? जो मुद्रा की मांग है सन व्यवहार को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसे सन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। अन्य शब्दों में आप कहें, गृहस्थों फर्मों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के कार्यों के लिए एक समय का अंतर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय मासिक आधार पर प्राप्त करे और मास के पहले दिन ही भुगतान कर दे, तो हम पूरे मास नगद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु ऐसा नहीं है, लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं, उनका व्यय उस पूरे समय अंतर में लगातार होता रहता है। तो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का फॉर्मूला देगा MD/T = MD क्या है? सन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग के धनात्मक अंश KPY नीचे लिखा हुआ है। मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज के दर में विलोम संबंध क्यों है? जो हम मुद्रा को सट्टा मांग के उद्देश्य अपने पास रख ले, तो मुद्रा को नकदी रूप में अपने पास करने की अवसर लागत ब्याज ज़्यादा है। आपने मुद्रा को सट्टा मांग के उद्देश्य से अपने पास रख लिया, तो क्या होगा? मुद्रा को नकदी रूप में अपने पास रखने की लागत ब्याज दर कहलाती है। मानिए 5,000 रुपये आपने बैंक में रखे
और 10% प्रति वर्ष ब्याज देता है। तो 5,000 को अपने पास नकदी के रूप में रखने की लागत हो गई 500 रुपये, और परंतु यदि ब्याज दर कम होकर 5% हो जाए तो अवसर लागत भी कम हो जाएगी, 250 रुपये हो जाएगी। तो क्या हुआ, ब्याज की दर अधिक तो नकदी रखने की अवसर लागत अधिक हो गई। तो तदनुसार मुद्रा की सट्टा मांग कम और विपरीत हो जाती है। अन्य शब्दों में समझे, यदि एक व्यक्ति के पास दो विकल्प है, वह अपने पास उपलब्ध नगद मूल्य को ब्रांड में निवेश कर दे या दूसरा उसे सट्टा उद्देश्य के लिए अपने पास रख ले, तो क्या होगा, यदि वह नकदी को सट्टा उद्देश्य के लिए पास रखता है तो उसे आय छोड़नी होगी, और उसे ब्रांड में निवेश करके ब्याज प्राप्त करता है तो इसे हम नकदी रखने की कीमत कह देंगे। यही होता है, ब्याज मिल जाता है। इस प्रकार से तरलता पास क्या है, ये फिगर है ब्याज की दर, तरलता पास का फिगर है, ग्राफ देखिए, मुद्रा के लिए सट्टा मांग, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। तरलता पास एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्याज की दर अति निम्न होती है। आप देख रहे हैं ब्याज की दर क्या होती है, अति निम्न होती है। हर निवेशक भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि क्या असर रखता है, सभी चाहता है कि हम इसमें पैसा लगाए, हमको इतना ब्याज मिले, इतना प्रॉफिट मिले। तो फिर कहते परिणाम सब निवेशकों की ब्रांड में निवेश करना आकर्षण नहीं लगता। और फिर ऐसी हालत में क्या होता है, लोग ब्रांड्स बेचकर मुद्रा अपने पास इकट्ठा करते हैं, और ब्रांड्स ऐसी परिस्थितियों संपत्ति ना के बराबर आय प्रदान करती है। इससे क्या होता है, मुद्रा के लिए सट्टेबाजी की मांग अनंत या पूर्ण लोचदार हो जाती है। समझ के बात। तब दोस्तों ये आपने देखा है फिगर। भारतीय मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा बताइए। M1 = C + DD + OD। ये है मुद्रा के लिए सट्टा मांग। भारत में मुद्रा की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 वैकल्पिक परिभाषाएं दी हैं। तो M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4। M1 क्या है, C + DD + OD। M2 क्या है, M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा है। M3 क्या है, M1 + वाणिज्य बैंकों की निवल अवधि जमा है। M4 क्या है, M3 + डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमा है। यहाँ DD क्या है, जो आपकी मांग जमा है, और OD क्या है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है, और C क्या है, जनता के पास जो करेंसी है। ये आपका है, समझ गए। M1 को संकुचित मुद्रा और M2 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। वैधानिक पत्र क्या है, वैधानिक पत्र वैधानिक मुद्रा उसे कहते हैं जिससे कानून का समर्थन प्राप्त हो, कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार न कर सके। यदि 100 रुपये का नोट रिजर्व बैंक ने जारी कर दिया है तो आप मना कर देंगे लेने के लिए। बताइए, 500 का नया नोट आया तो नोटबंदी में मना कर दिया लेने के लिए, नया नोट बढ़िया सा चमचमाता हुआ, नहीं मना किया ना। देश हितकारी वैधानिक मुद्रा, समझ गए, कभी नहीं भूलेगा। भूल गए नहीं यार। कागजी मुद्रा क्या है, रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्कों से, इसका सोने चांदी के सिक्कों की तरह कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। यह सरकार के आदेश पर ही प्रचलित होती है। इसे मुद्रा को ही आदेश मुद्रा भी कहते हैं, कागजी मुद्रा। अब नोट या सिक्का है, कागजी मुद्रा है ये। उच्च शक्तिशील मुद्रा क्या है, उच्च शक्तिशील मुद्रा से तात्पर्य है कि देश के मौद्रिक निर्धारण द्वारा निगमित की गई मुद्रा है। इसे मौद्रिक आधार के नाम से भी जाना जाता है उच्च शक्ति मुद्रा को। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में करेंसी तथा व्यावसायिक बैंक के पास मांग जमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी अन्य जमाएं शामिल होती हैं, और यह भारतीय रिजर्व बैंक की देश की मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्ण देयता को दिखाता है। और यदि कोई आम जनता भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट प्रस्तुत करे तो रिजर्व बैंक को उस मुद्रा के मूल्य पर अंकित मूल्य की राशि के बराबर का भुगतान करना होता है, और इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की गई राशि भी लौटाए जाने योग्य होती है, तब जमाधारी इसकी मांग करते हैं। व्यावसायिक बैंकों के काम बताइए, जो भी तो बैंक चल रहे हैं। देखिए काम बताता हूँ मैं आपको। 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जमा करना, स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना, ऋण देना। आपने जमा किया तो भैया कुछ तो ब्याज चाहिए, नहीं चाहिए। 2 महत्वपूर्ण कार्य, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना, बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है। भैया आपकी आमदनी 50,000 रुपये है, 10,000 रुपये बचते हैं, 10,000 रुपये भैया ने बैंक में जमा कर दिए, और हम चाहते हैं कि जब भी कभी हो तुमको फौरन ब्याज मिले। वो बैंक का काम है।
तो बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते भी खोलते हैं पैसा जमा करते हैं बैंक में। कोई कहता है माँ बचत खाता है, कोई कहता है चालू खाता है, कोई कहता है सावधि खाता है। बचत खाता क्या है? यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करता है, परिवारों के लिए लाभदायक है, जिनको एक बार रुपये जमा करवाने के बाद तुरंत जरूरत ना पड़े, एक निश्चित सीमा तक ही रकम को इस खाते से हम निकलवा सकते हैं। इसमें ब्याज की दर सावधि से जमा से भी कम होती है। अरे भैया, इसका मतलब यही हो गया कि आपने पैसा जमा कर दिया, अब बार बार निकालना नहीं है, तो जब जरूरत होगी कभी दिनों में तब निकालेंगे, वो बचत खाता है। चालू खाता है, ये एक ऐसा चालू खाता होता है जिसका भुगतान बैंकों को खाताधारकों की मांग पर तत्काल करना होता है। आज जरूरत पड़ेगी बैंक पैसा निकालने का तुरंत निकाल दिया जाके, दैट इज कॉल्ड चालू खाता। इस खाते में जमा राशियां जो होती हैं मांग जमा कराती हैं, समझ गए? क्योंकि मांगने पर कभी भी निकलवा सकते हैं। यह खाता व्यापारी लोगों के लिए उपयोगी होता है, जिनको दिन में कई बार निकलवाने की पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि बैंक को इस खाते का पैसा सदा तैयार रखना पड़ता है। इसलिए इस खाते में बैंक ब्याज नहीं देता, समझ लेना, बल्कि उनसे कुछ ना कुछ ले लेता है। चेक के द्वारा पैसा निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है, समझ लेना भैया। चालू खाता, बचत खाता खोलना। सावधि खाता, यह वह जमा सावधि जमा वह होती है जिसकी परिपक्वता की अवधि निर्धारित होती है। इसमें दीर्घ व निश्चित काल के लिए जमा स्वीकार की जाती है, इसलिए इस खाते में ब्याज की रकम अधिक होती है। यह निश्चित अवधि के लिए होती है, उसमें पूरा होने पर ही निकलवा सकते हैं, पहले नहीं। चेक की सुविधा नहीं है, बहुत ही धनी लोग उसका प्रयोग करते हैं, उनको कभी पैसे की जरूरत नहीं होती। मियादी जमा की किस्म आवर्ती जमा भी है, जिसमें खाताधारक एक निश्चित अवधि तक हर महीने निश्चित राशि जमा करता है। इसे 3 वर्षों के लिए 100 रुपया प्रति माह जमा किया, इसे मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 1 लाख रुपया 3 साल के लिए, आप नहीं निकालेंगे, उसमें ब्याज भी मिलेगा कस के, निकाल नहीं सकते, समझ गए? ये है सावधि जमा, ऋण देना। बैंक का दूसरा कार्य है जमा हुई राशि को ऋण देना। बैंक दूसरे लोगों से जमा स्वीकार करता है, उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखता है, शेष राशि व्यापारियों, उद्यमियों और उत्पादकों कार्यों के लिए उधार देता है और उस पर ब्याज कमाता है। वास्तव में बैंक की आय का यही मुख्य स्रोत है। बैंक निम्नलिखित रूपों में ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है: नगद, साख, मांग, उधार, अल्पावधि ऋण, ओवरड्राफ्ट, ऋण में विलोम में कटौती। अब बैंक ऋण निम्नलिखित रूपों में दिया जा सकता है। कैसे? एजेंसी कार्य, बैंक अपने ग्राहकों को एजेंट के रूप में भी काम करता है, जिसके लिए कुछ बैंक कुछ कमीशन भी लेता है। जैसे नगद कोषों का हस्तांतरण, बैंक ड्राफ्ट, उधार खाते की चिट्ठी, अन्य साख पत्रों, बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान को रकम का स्थानांतरण करता है। यह सेवा कम लागत, शीघ्रता और सुरक्षायुक्त होती है। अब क्या होता है, बैंक अपने ग्राहकों के लिए कंपनियों के शेयर भी बेचता है और खरीदता है, और ये कंपनियों के नाम पर हिस्सेदारी में लाभ बांटता है। नगद संग्रह करना, बैंक अपने ग्राहकों के लिए उनके आदेश पर चेक, धनादेश, हुंडियों आदि की रकम उनके दाताओं से वसूल करता है और ग्राहकों को आयकर संबंधी परामर्श देता है और उनके आयकर का भुगतान भी करता है। सामान्य उपयोगी सेवाएं क्या हैं? बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है, डॉलर लेके आए हो बैंक चेंज कर देगा आपको रुपये इसमें। कीमती वस्तु से जेवरात, सोना, चांदी, कागज पत्तर उसको रखने के लिए लॉकर्स उपलब्ध कराता है, रखता है ना। जहाँ लड़ाई हो गई मियाँ बीबी की किताब नहीं तो मम्मी पापा रखेंगे जेवर, हम तो बैंक में रखने जाएंगे। तो क्या हुआ, रखने चली गई देवी जी, ये भी काम करता है। प्रत्यक्ष चेक और उपहार चेक भी जारी करता है। सकल मूल्य आप क्या समझते हैं? मुद्रा गुणक के मूल्य का निर्धारण में किस अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? M/N 1 + CDR / CDR + RDRD / D1। मुद्रा गुणक का माप है। मुद्रा का स्टॉक समानता शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। CU/DD ये करेंसी जमा अनुपात है। CDR, CU क्या है? लोगों के पास रखी करेंसी, और DD व्यवसायिक बैंकों की कोष नकदी।
रिजर्व बैंक अनुपात कैसे निकलता है? व्यावसायिक बैंक का रिजर्व पान व्यावसायिक बैंक की कुल जमा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? वहाँ आघातों को भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार मुद्रा की पूर्ति को से करता है? दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। जो मात्रात्मक उपकरण है वो साख की कुल मात्रा को प्रभावित करता है, अर्थात ये साख की कुल मात्रा को बढ़ाते हैं घटाते हैं, जबकि गुणात्मक उपकरण साख की दिशा को प्रभावित करता है। यदि अर्थव्यवस्था में स्फीति का दबाव है तो साख संकुचित किया जा सकता है, और यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी अस्फीति दबाव है तो साख का विस्तार होता है। इसी प्रकार मात्रात्मक उत्पादन द्वारा साख को अनुत्पादक उद्देश्यों से कम करके उत्पादक उद्देश्यों के लिए बढ़ाया जाता है। अब मात्रात्मक उपकरण क्या है? जैसे बैंक दर। बैंक दर से प्राय है ब्याज दर से है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, आपकी जितनी सारी बैंक है उनका देता है अल्पकालीन ऋण देता है। इसे रेपो रेट कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव है तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है कि बैंक दर बढ़ने पर वाणिज्य बैंक भी ऋणों की ब्याज को बढ़ा देता है और बाजार में साख की कमी हो जाती है। दूसरी ओर आर्थिक मंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम कर दी जाती है, इससे ब्याज दर भी कम हो जाती है और साख की मांग बढ़ जाती है। खुले बाजार की क्रियाएं। जब भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में खुले बाजार में बेचता है या खरीदता है तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। और जब अर्थव्यवस्था में स्फीति का दबाव होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचता है, जिससे वाणिज्य बैंकों से भी उतनी नकद राशि खींच लेता है जितनी उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। इसी प्रकार जो केंद्रीय बैंक होता है उस साख की उपलब्धता को भी नियंत्रित करता है। CRR क्या है और SLR क्या है? प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी जमाओं की न्यूनतम प्रतिशत कानूनी तौर पर केंद्रीय बैंक के पास जमा रखनी पड़ती है। समझ गए? यह दर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। जब अर्थव्यवस्था में स्फीति का दबाव होता है तो इस अनुपात को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि साख गुणक 1/LRR है, मतलब 1/CRR प्लस SLR। सावधिक तरलता अनुपात क्या है? वाणिज्य बैंकों की तरल संपत्तियों से जो उन्हें अपनी कुल जमाओं के एक न्यूनतम प्रतिशत को में दैनिक आधार पर अपने पास रखनी होती है ताकि वे अपने जमाकर्ताओं की नकद मांग को पूरा कर सकें। CRR और SLR भी स्फीति का दबाव की स्थिति में वृद्धि की जाती है ताकि बैंक की साख निर्माण क्षमता कम हो जाए। नकद CRR समझ गए कि बैंक क्या होता है? वाणिज्य बैंकों की जो होती है जमा केंद्रीय 1% एक न्यूनतम प्रतिशत कानूनी तौर पर पा सकता है। और SLR क्या है कि बैंक भी पा सकता है जिससे कि जो उनके जमा करता है उनको हमेशा नकद उपलब्ध कराया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक को किस भूमिका का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक वित्तीय संकट के दौरान वाणिज्य बैंकों के लिए गारंटीकर्ता के रूप में तैयार होता है। से वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं को सामूहिक रूप से तुरंत निकलवाने में तत्पर रहने वाले जमाकर्ताओं का विश्वास खो सकते हैं। चूँकि वाणिज्य बैंकों के नकद कोष उनकी मांग जमाओं का एक छोटा सा भाग होते हैं, वो उस बाहर जा सकते हैं, जिसके कारण बैंक में वित्तीय संकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक ही होता है जो वाणिज्यिक बैंक के लिए गारंटीकर्ता की भांति तैयार रहता है और उन्हें ज़रूरत के अनुसार ऋण देकर दिवालियापन होने से बचाता है। दोस्तों, ये मेन टॉपिक था। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा निर्माण करते हैं। हाँ, क्योंकि वाणिज्य बैंक जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
क्योंकि वे अपने द्वारा दिए गए ऋणों से संबंधित मांग जमाओं के रूप में साख का सृजन करते हैं। और वाणिज्य बैंक की जो मांग जमा है उनके नगद कोषों से कई गुना अधिक होती है। समझ गए बात को? इसी बात है दोस्तों। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।